हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं हम लुसेंट से। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूंगा कि कभी कहीं कहीं भी लुसेंट से काम नहीं चलता है तो मैं ऐड ऑन करता हूँ लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी का कुछ वर्ड कुछ लाइन यूज करता हूँ, क्योंकि आर्टिकल तो वही है लेकिन उस आर्टिकल को थोड़ा समझाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से यूज करना पड़ता है ताकि मैं क्लियर करवा सकूँ एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर। तो फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं। पहला आपको राइट टू इक्वालिटी डिस्कस कर चुके हैं, 14 to 18 ये वाला हम डिस्कस करना है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक हमें डिस्कस करना है। क्लियर, बहुत अच्छा ध्यान में समझना, क्योंकि हमें इसमें से दो आर्टिकल होते हैं ना, 22 और 22, हमें समझ में ही नहीं आते, तो मैं मेन आपको समझाने का ट्राई करूँगा। क्लियर। तो सबसे पहले आर्टिकल 19 क्या करता है? राइट टू फ्रीडम नाम से बोलता है, राइट टू फ्रीडम। क्लियर है ना? फ्रीडम का राइट देता है। राइट टू फ्रीडम का मतलब बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी है, कुछ एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। और कोई भी आप असेंबली कर सकते हो पीसफुली, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बंदूक के सहारे एक असेंबली कर रहे हो, भाषण दे रहे हो, नहीं। आप एक एसोसिएशन बना सकते हो, इन यूनियन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला वर्ड है बाद में ऐड हुआ 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ऐड हुआ। और आप पूरे देश में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। क्लियर है ना? इसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी को अब हटा दिया गया है। अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट बन गया है, ये आपको पता है। ये क्लियर, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, दिखा दूँ आपको। हाँ देखो, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 में लिखा था। क्लियर। अब कब हटाया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 को हटाया गया। अब वो लीगल राइट बन गया है आर्टिकल 300A के अंतर्गत और पार्ट 12 में। पहले कहाँ पे था? पार्ट 3 में। अब कौन सा पार्ट में आ गया? पार्ट 12 में आ गया है। क्लियर, लीगल राइट वाले पार्ट में आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्कस करते हैं आगे। लेकिन आपको नहीं लगता यार ये तो बहुत ज़्यादा पावर है? हाँ, पर सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ध्यान देना, आप कहीं जा रहे हो, आपको कुछ बोलने की, अगर मान लो आप कुछ जा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, क्लियर, कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन काम ऐसा कर रहे हो, आप ड्रग्स का धंधा कर रहे हो, आप आर्म्स का सप्लाई कर रहे हो, सरकार करने देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं करने देगी। तो स्टेट आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अगर आपको लगा कि मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, ध्यान देना, आपको लग रहा है मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस करते वक्त मैं एकदम साफ सुथरा काम कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा मैं किराना का शॉप ओपन करना चाह रहा हूँ। क्लियर, चलिए किराना का शॉप आपने ओपन कर दी। अब स्टेट बोलता है बिना किसी मतलब के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप लगाते हैं स्टेट आप पे, तो अब जा सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हो और बोलते हो कि मेरा आर्टिकल 19 का वायलेशन हुआ है। आर्टिकल 19 के तहत आप रिट्स फाइल कीजिए और सेंटर से पूछिए कि मुझे क्यों ऐसा करने से मना कर रहा है। तो सेंटर जवाब देगा कि आपका जो किराना का दुकान है वो आप पार्लियामेंट के हाउस के बीच में खोलने चाह रहे हैं, हम कैसे ओपन करने दें? तो सरकार आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ना। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर्टिकल 19 के वायलेशन की बात करके आप सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ तभी जा सकते हैं जब स्टेट, जो कि डेफिनेशन है स्टेट का अंडर आर्टिकल 12, इसके तहत अगर अगर वायलेशन होता है। ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आपको चुप रहने के लिए बोलता है तो आप बोलो कि ये तो मेरा राइट टू, मतलब आपके पापा आपको बोलते हैं चुप रहो, तो बोलोगे नहीं मेरे फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन, मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पापा प्राइवेट पर्सन है, वो स्टेट पर्सन नहीं है। क्लियर ना? हाँ, अगर आपके पापा किसी स्टेट ऑफिस में हैं, अगर वो अपने ऑफिस के दायरे में रहते हुए आपको कुछ रोकने के लिए, जैसे आपके पापा अगर मान लो डीएम है और उसके बाद आप जा रहे हो यहाँ पे कर रहे हो, कहीं पे असेंबली कर रहे हो और पीसफुली कर रहे हो, तब आपके पापा आके रोक रहे हैं, तब ये गलत है। तब आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हो कि एक डीएम ने, क्योंकि वो स्टेट का मेंबर है, स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आता है, कोई भी पर्सन होता है वो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आता है, अगर कोई वो स्टेट के किसी ऑफिस को ज्वाइन किया हुआ है तो। क्लियर ना?
तो हाँ, तो ये हम समझ गए कि आप रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है स्टेट। हाँ, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कुछ भी थोड़ी, सरकार हमेशा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वही बोलेगी जो इस आर्टिकल में दिया है। अगर सरकार को लगेगा कि हमारे संप्रभुता, हमारी इंटीग्रिटी को खतरा पहुंच रहा है, आप जैसे मान लो ऐसे नहीं कर सकते कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं तो इस देश से अलग ही होना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे खूब बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो, तो ये हमारे इंटीग्रिटी के खिलाफ है। अब आपको स्टेट रोक सकती है। हमारी सिक्योरिटी खतरे में आई, आप में हमारा डेटा लीक कर रहे हो, डेटा लीक कर रहे हो, गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हो, तो अब इसमें थोड़ी बोलोगे कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ कुछ भी डेटा सोशल मीडिया पे। नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी का खतरा है। हमारे देश के किसी स्टेट के साथ फ्रेंड, फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन अगर दाव पे आता है तो स्टेट आपको रोकेगा। पब्लिक ऑर्डर अगर आपके वजह से भंग होता है, पब्लिक ऑर्डर, आप किसी को भड़का दे रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भड़का दे रहे हो और लड़ाई वड़ाई करवा दोगे, और इसको थोड़ी बोल सकते हैं मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। क्लियर? डीके और मोरालिटी वाला सिचुएशन आ जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करो, कोर्ट के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, कोर्ट के जजमेंट को स्कैंडलाइज कर सको, डिफामेशन करो किसी पर्टिकुलर बंदे को, और ऑफेंस करने के लिए भड़का रहे हो, ये सारा अगर आपके कर रहे हो तो ये वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इसके वजह से आपको स्टेट रोक सकता है, इसके वजह से आपको स्टेट ये सब करने से रोक सकता है। और भी इसमें मतलब कि वो है कि रोकने के लिए, जैसे आप कहीं भी जाके सेटल नहीं हो सकते, जैसे इनर लाइन परमिट है, आप वहाँ जाके थोड़ी सेटल हो सकते, और कहीं भी फ्रीली आप नहीं जा सकते। आपको पता है अंडमान और निकोबार के बहुत सारे आइलैंड पे जाना मना है, सब में कुछ ना कुछ वो है, रिस्ट्रिक्शन है। अब आर्टिकल 20 भाई, इसको समझना ही पड़ेगा आपको। आर्टिकल 20 किसके प्रोटेक्शन करता है भाई? आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, आपने कोई क्राइम कर दिया, क्लियर, आपको क्राइम कर दिया, अब आपको कौन कौन सा प्रोटेक्शन मिलता है, ये बात हम, आपने ऑफेंस कर दिया मतलब आपने क्राइम कर दिया है, अब क्या क्या प्रोटेक्शन मिलेगी? 3 प्रोटेक्शन मिलेगी। क्लियर? पहला प्रोटेक्शन के लिए क्या है, इसको हम 20 सब क्लॉज 1 बोलते हैं। ध्यान देना, अगर आप मेट्रो में अभी जा रहे थे, अभी मेट्रो पे लिखा था कि अगर कोई यहाँ पे थूक फेंकता है उसको 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। क्लियर? आपने क्राइम कर दी। क्लियर? लेकिन चाहे हम मान लेते हैं नॉर्मली एग्जाम, आपने अभी एक चोरी की, आपको पुलिस ने पकड़ा, अभी चोरी का सज़ा है कि उसको 1000 रुपया फाइन ले लो या उसको 1 महीना जेल में रख लो। क्लियर? आप जिस दिन पकड़ा है आपको अभी जेल में डाला गया है, फिर एक जजमेंट आता है उसके कुछ दिन बाद, अभी आप जेल में ही हो, आपकी कार्रवाई अभी पेंडिंग है, कोर्ट में आपकी कार्रवाई होनी है ना, वो पेंडिंग है अभी। क्लियर? उसी बीच सरकार अपने एक्ट में बदलाव कर लेती है। सरकार अपने एक्ट में बोलते है कि अब जो चोरी करेगा उसको सीधा फांसी की सज़ा मिलेगी। तो आप पे कौन सा लागू हुआ? क्योंकि आपका अभी पेंडिंग है ना, आप पे अभी कार्रवाई हुई नहीं तो आपकी पेंडिंग है। लेकिन ध्यान देना, आप पे वही कानून अप्लीकेबल होगा जिस समय चोरी करते वक्त जिस समय पकड़े गए, उस समय जो कानून अप्लीकेबल है वही आप पे अप्लीकेबल होगा। समझ रहे हो ना? यानी कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्ट आप बाद में परिवर्तित नहीं कर सकते, मतलब बाद में जो एक्ट बनेगा वो आप पे लागू नहीं होगा। समझ रहे हो ना? एक सेकंड में थोड़ा पेन, क्या हो गया भाई? हाँ, आ गया। हाँ, तो देखो ना, दिस लिमिटेशन इज इम्पोज्ड ओनली क्रिमिनल लॉ। ध्यान देना, एक और चीज़ मैं सिंपल एक और चीज़ समझाता रहा हूँ, यही समझा रहा था कि आपने अभी चोरी किया, आपका अभी हियरिंग चल रही है, अभी तक आपके जुर्म का सज़ा था 1000 रुपया या 30 दिन का जेल। आपकी हियरिंग चल रही है, चलो 4-5 दिन से हियरिंग चली है, लेकिन फिर एक सरकार कानून बनाती है कि अब जो चोरी करेगा उसको फांसी की सज़ा होगी। आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या आप पे ये वाला अप्लीकेबल होगा? बिल्कुल भी नहीं, आप पे यही अप्लीकेबल होगा। समझ रहे हो ना? नो एक्स फैक्टो लॉ, कि उस समय जो लॉ अप्लीकेबल था आपके चोरी करते समय, आपके पकड़े जाते समय, उस समय वही अप्लीकेबल होगा, मतलब वही आप पे लगेगा। लेकिन सिविल केस में, क्योंकि आपने कभी कभी देखा है कि टैक्सेशन में क्या होता है कि कोई सिविल केस होता है, उसमें सरकार बोल देती है ना कि मतलब कि ये जो टैक्स आपको देना है 2 साल पहले से आपको देना है।
क्लियर है ना। एक्स फैक्टो जो हम इस पर बोलते हैं कि एक्स फैक्टो, तो एक्स फैक्टो सिविल लॉज में होता है। टैक्स लॉ में, टैक्स लॉ में सरकार नहीं कभी कभी बोल देती है कि आप 3 साल से कर नहीं चुका रहे थे, आपको आज से टैक्स नहीं देना है, 3 साल पहले से जो टैक्स लग रहा था आप चुका नहीं रहे थे वो भी आपको देना होगा, ऐसे बोल रहा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है डबल, नो डबल जियो पार्टी। ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं आप समझ लेना कि कोई बंदा अभी चोरी किया है उसका उसका केस चल रहा है, कोई बंदा अभी फिर खून कर लिया, सेम बंदा खून कर लिया, उस पर दोबारा केस नहीं चलना चाहिए। नहीं भाई, डबल जियो पार्टी का सिर्फ इतना मतलब है कि कोई बंदा अगर कोई सेम क्राइम किया है, सेम क्राइम, अभी उसका मतलब हियरिंग जो होता है ना, प्रोसिक्यूशन, वो चल रही है। ऐसा नहीं है कि सेम क्राइम कर रहा है उसकी अभी हियरिंग जो वगैरह होता है जो कोर्ट वगैरह में वो चल रही है, सेम समय में दूसरा क्राइम कर दिया, लेकिन क्राइम में सेम क्राइम है, मतलब दूसरी बार किया लेकिन सेम क्राइम है, तो ऐसा नहीं कि इसका भी केस और इसका भी केस चलेगा, नहीं। लेकिन एक केस हम ले लेते हैं, कोई बंदा अभी चोरी किया या मान लो कोई डकैती किया, तो उसको 5 साल का जेल हो गया है, दूसरा बात 5 साल का बाद सेम डकैती करता है, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी नहीं है कि उसको दोबारा नहीं कार्रवाई होगी, दोबारा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये तभी अप्लीकेबल होता है, ये सिर्फ तभी अप्लीकेबल होता है जब आपकी कार्रवाई चल रही हो, उस पर डिसीजन नहीं हुआ आया है कोर्ट से, उसी बीच आप क्राइम कर देते हो। मतलब हम ऐसा नहीं सुनते हैं बहुत सारे मूवी वगैरह में कि मैं 1 मर्डर करूँ 2 मर्डर करूँ जितना उतना ही सज़ा मिलेगी, सेम यही बात है। क्लियर है ना। ऐसा तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 मर्डर करके सज़ा काट के आ जाओ फिर दोबारा मर्डर करोगे तो सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसे बात नहीं है। समझ रहे हो ना इसका क्या मीनिंग है कि 1 मर्डर करोगे तो जो आपकी हियरिंग वगैरह चल रही है, रिजल्ट अभी नहीं आया कोर्ट का, रिजल्ट आने से पहले दूसरी बार मर्डर कर देते हो तब एक ही बार का आपका अप्लीकेबल होगा। क्लियर है ना, समझ रहे हो ना। अब नेक्स्ट है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। भाई इतना डिफिकल्ट वर्ड है ना, समझ में नहीं आता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपने कोई क्राइम कर दिया, अब आपके क्राइम करने के बाद आपने क्राइम कर दिया, अब पुलिस आपसे ये नहीं बोल सकती, अगर मान लो आपने क्राइम कर दिया, पुलिस आपसे बोलती है कि तुम बोलो कि तुमने क्राइम किया है। क्लियर है ना। आप फिर ऐसे कोई पुलिस अगर करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हो कि 20 सब क्लॉज 3 के अंदर मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि ये जो पुलिस जो मुझसे पूछ रहा है, अगर मैं पुलिस को जवाब दे दूंगा तो मैं खुद फंस जाऊंगा। तो अगर आपको कुछ लगता है कोई ऐसा स्टेटमेंट, आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपका कोई स्टेटमेंट आप पे ही भारी पड़ेगा, तो पुलिस आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि आप स्टेटमेंट दो। समझ रहे हो ना कि पुलिस आपको ज़बरदस्ती नहीं बोल सकती कि तुम स्टेटमेंट दो। क्लियर, समझ रहे हो ना कि आपका स्टेटमेंट, अगर आप ही को क्राइम, जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया तो पुलिस आपसे ज़बरदस्ती ये नहीं बुलवा सकती कि आपने वो क्राइम किया है, बोलो हाँ बोलो। अगर आपने हाँ बोल भी दिया, क्लियर है, तो भी वो अप्लीकेबल नहीं होगा जब तक उसके पीछे का कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। क्लियर है ना। तो समझिए द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन एक्सटेंड टू बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री। ऐसा नहीं, आपसे कुछ ऐसा नहीं बोल सकता तुम ये डॉक्यूमेंट दिखाओ। क्लियर है ना। ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप फंस सकते हो, आप अगर पुलिस ज़बरदस्ती कर सकती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि मुझे 20 सब क्लॉज 3 के अंदर मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि मुझसे ये जो बुलवाना चाह रहे हैं उससे मैं खुद फंस जाऊंगा। क्लियर है ना। तो क्या आपसे एग्जांपल लेते हैं, तो क्या आपसे बोला जाए कि आप जो फिंगरप्रिंट है ना वो दो, तो ये आप मना कर सकते हो? नहीं भाई, 3 चीज़ इसमें सिंपल मना है। आपसे अगर बोलेगा कि भाई मैंने जिस बंदे को, जैसे मान लो एग्जांपल है कि आपने अगर बोल दिया कि मैंने हाँ खून किया है, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक एविडेंस नहीं मिला। आपने बोल दिया कि भाई मैंने जिसको खून किया वो मेरे डिक्की, जो गाड़ी के डिक्की के अंदर है। क्लियर है ना। तब आपके बात का अप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि आप थंब इम्प्रेशन के लिए मना नहीं कर सकते, सिग्नेचर के लिए मना नहीं कर सकते, ब्लड स्पेसिमेन के लिए मना नहीं कर सकते। क्लियर। और कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, मतलब अगर कहीं आपको बुलाया जा तो ऐसा नहीं कि आप मना कर दोगे। क्लियर है ना। इसका सिंपल ये मतलब है कि आपसे कुछ ज़बरदस्ती नहीं बुलवा सकते।
क्लियर ना। आपसे ज़बरदस्ती आपका स्टेटमेंट ऐसे जो होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि भैया मुझसे ऐसे स्टेटमेंट का पुलिस मांग रही है जो जिस स्टेटमेंट को देने पे मैं खुद फंस सकता हूँ। क्लियर ना, ये बहुत थोड़ा टिपिकल है। आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ का प्रोटेक्शन एंड पर्सनल लिबर्टी की बात है। क्लियर है ना। ध्यान देना इसमें बहुत ज़्यादा फिर बदल इतना कि इसके दायरे को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया गया। इसका मतलब है ये डिक्लेयर करता है कि किसी भी पर्सन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड। कानून जो बनाएगा उस कानून के अलावे आपकी लिबर्टी और लाइफ को डिप्राइव नहीं किया जा सकता। क्लियर ना। इसका मतलब ये नहीं है कि राइट टू डाई भी आर्टिकल 21 के अंदर है, नहीं। राइट टू डाई हमारे संविधान में राइट टू डाई का पावर नहीं मिला है। क्लियर क्लियर। तो ध्यान देना, मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 को और ज़्यादा एक्सटेंड किया। सबसे इससे पहले क्या था कि पहले हमें लगता था इट शुड नॉट अवेलेबल ओनली आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन। ऐसा नहीं कि जो एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन लेते, जैसे पुलिस आपके पर्सनल लिबर्टी को बार बार थ्रेटन कर रही है, आपको घर से निकलने नहीं दे रही बिना किसी मतलब के, तो ये आपके लाइफ को हैम्पर कर रही है। क्लियर। तो पहले हमें लगता था ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ है, लेकिन नहीं। कोई ऐसा कानून बनता है जो आपके लाइफ को हैम्पर करता है, पर्सनल लिबर्टी को हैम्पर करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और बोल सकते हो कि आर्टिकल 21 के तहत आप कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर कानून हमारे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को हैम्पर करता है। लेकिन ध्यान रखिए, राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि राइट टू डाई या राइट टू गेट किल। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ या मर्सी किलिंग करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। क्लियर। तो राइट टू आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा ब्रॉड किया गया, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, इन्वायरमेंट, शेल्टर, प्राइवेसी, स्पीडी ट्रायल, प्रिजनर्स का राइट, लीगल एड का राइट, और क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट जो होना चाहिए इसका राइट, मतलब ये नहीं होना चाहिए, और बॉन्डेड लेबर के बारे में, ट्रैवल एब्रोड। मतलब ध्यान देना, अगर अपने देश में ट्रैवल करते हो तो वो है आर्टिकल 19 के अंदर। अपने देश में ट्रैवल करने से कोई रोकता है तो आर्टिकल 19 का वायलेशन है। लेकिन अगर दूसरे देश में जाने से अगर सरकार रोकती है तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। राइट अगेंस्ट सॉलिडेरिटी, कॉन्फाइनमेंट करते हो, हैंड कटिंग। क्लियर ना, हैंड कटिंग नहीं है, क्या होता है, किसी को आप जो ट्रैफिकिंग नहीं, ट्रैफिकिंग तो आर्टिकल 23 में है। इसको मैं एक बार देख लूँगा ये क्या है, हैंड कैफलिंग। क्लियर, इसको अभी रहने देते हैं। क्लियर। अब आर्टिकल 21 ए में क्या है? आर्टिकल 21 ए में है, किस में? राइट टू एजुकेशन की बात की। किसने एज से कितने एज तक? 6 से 14 एज की बात की है। क्लियर ना। हम देखो सुप्रीम, एक और तुम राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 19 के अंदर आता है। क्लियर। और in the same way supreme court also held that freedom of speech and expression guaranteed under article 19(1) include right to know, right to information, right to reply। सब आर्टिकल 19 के अंदर है। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आप सरकार से पूछते हो, ये भी आपका राइट है। और आपको जानने का अधिकार है कि सरकार कौन सा स्कीम वगैरह बना रही है, सब कुछ। क्लियर। और ये कुछ और बात है कि कुछ एजुकेशन के अलावे, जैसे कुछ और पार्ट में एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है, जैसे देखो, और यहाँ पे 46 में देखो, 45 में अंडर 6 जो एजुकेशन होती है उसके बाद में, 41 में ओल्ड एज, सिक, डिसेबल के एजुकेशन की बात की है, 46 में वीकर सेक्शन के एजुकेशन की बात की है। ये नॉर्मल बात है, ये मेरे अपने नोट्स थे। क्लियर। आर्टिकल 22 में क्या है? आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट के समय। देखो 20 क्या था? 20 था आपने ऑफेंस कर लिया है, आपको पकड़ा गया मतलब आप पकड़े जा चुके हैं। क्लियर ना, आप पकड़े जा चुके। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे है कि आपको अरेस्ट करते समय और आपको डिटेन करते समय, मतलब जेल में बंद करते समय, दो टाइप का होता है कि आर्टिकल 22 आपको प्रोटेक्शन देता है इंसान को, आम आदमी को, दो टाइप के डिटेक्शन से, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव
मतलब आपने क्राइम कर चुके हैं, और प्रिवेंटिव का मतलब अभी तक क्राइम आपने नहीं किया है। प्यूनिटिव का मतलब होता है एक ऐसे इंसान को पनिश करना किसी ऑफेंस के लिए जो ऑलरेडी कमिटेड है, और आफ्टर ट्रायल वगैरह हो चुका है, कोर्ट उसको कन्विक्ट करार दे चुका है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि उसने अभी तक क्राइम भी नहीं किया है। क्लियर। तो आर्टिकल 22 प्रोवाइड द फॉलोइंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच डिसेक्शन। सबसे पहले आपको जानने का अधिकार है कि क्यों आपको अरेस्ट कर दिया जाता है, कि अरेस्ट किया गया है। आपको राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेंट, मतलब आपको लॉयर रखने का अधिकार है। अगर लॉयर आपको नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट लॉयर आपको मिलेंगे। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास लाना होगा, अगर मतलब 24 वर्किंग डे के हिसाब से होते हैं, कि अगर संडे वगैरह है तो नहीं होगा ऐसे। क्लियर है। राइट टू प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर द अरेस्ट, मतलब जर्नी के टाइम को हम काउंट नहीं करते। और राइट नॉट टू बी डिटेन फॉर मोर देन 24 आवर विदाउट, हाँ मजिस्ट्रेट की विदाउट अथॉरिटी को आप अथॉरिटी की आपको 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर। और दूसरा है ये है, तो हो गया प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या क्या प्रोटेक्शन मिला है। ये है प्रिवेंटिव। आपको कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी के बारे में पता होता है कि ये क्राइम तो फैलाएगा, इसलिए इसको पहले ही अरेस्ट करके रख लेते हैं। तो काफ़ी बार जब भी चुनाव वगैरह होने वाला होता है ना, तो कुछ लोग को अरेस्ट करके रख लिया जाता है। डिटेंशन, अगर मान लो आपको 3 महीने से ज़्यादा डिटेन रखना है तो आपको एक बोर्ड से परमिशन लेनी होगी, और बोर्ड में कौन होंगे, बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होंगे। क्लियर है ना। ध्यान देना, द डिटेंशन में बी कंटिन्यूड ओनली, डिटेंशन कंटिन्यू तभी होगा जब एडवाइजरी बॉडी मानेगी कि भाई सफिशिएंट ग्राउंड है, मतलब अगर इसको बाहर निकाल दिया जाए तो तहलका ही मचा आएगा, इसीलिए इसको हम अभी डिटेन ही रखते हैं, अभी जेल में ही रखते हैं। जिसको आप डिटेन करके रखे हो उसको भाई बताना पड़ेगा कि क्यों आपको रखे हो उसको। क्लियर है ना। और उसको अपॉर्चुनिटी, ध्यान देना, जिसको आप डिटेन करके रखे हो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन, आप बता सके भाई ऐसा नहीं किया है। वो कुछ किसी को बुला भी सकता है कि मैं भाई ऐसा तो कोई जुर्म ही नहीं किया मेरे नाम पे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। क्लियर। आर्टिकल 20, 23, 24, 25 से 28 तक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट ही कर लेंगे। और एक वीडियो जो होगा ना जिसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन एक्सेप्शन, कौन 31A B C, और 2 वीडियो और फंडामेंटल राइट में होगी, उसके बाद एंड कर देंगे। और अब हम थोड़ी लंबी वीडियो भी बनाएंगे, और आप लोग अगर बोलोगे थोड़ी लंबी वीडियो बनाने का तो मैं बनाऊंगा, और मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का ट्राई करूँगा। बाय बाय।